नमस्कार, मैं ऋचा गुप्ता, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर में पदस्थ अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का ये कॉलेज अंग है। आज का जो चर्चा का विषय है वह है मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण, नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार। यह MA चतुर्थ सेमेस्टर पेपर 3 और इकाई चतुर्थ का भाग है। Human rights. So what are human rights? It must be clear from old videos which you must have seen. Human rights, they emanate from the inviolability and dignity of the human person. They are basic and universal in nature. अर्थात जो मानव अधिकार हैं वे मानव की गरिमा, मानव में अंतर्निहित गरिमा से उत्पन्न होते हैं। ये मौलिक और सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। मौलिक का अर्थात मौलिक मीन्स कि ये मानव के विकास के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। इन अधिकारों के बगैर व्यक्ति का विकास होना संभव नहीं है। सार्वभौमिक का अर्थ यह है कि यह सभी राष्ट्रों में सभी पुरुषों और महिलाओं को, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राष्ट्र में ये अधिकार प्राप्त है। इससे इन अधिकारों से कोई भी वंचित नहीं रह सकता है। अब विशेष बात क्या है मानव अधिकारों के साथ? जैसा कि आपने देखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स और मॉरल राइट्स, अर्थात संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार या नैतिक अधिकार, ये संविधान, कानून या मूल्यों से उत्पन्न होते हैं। परंतु मानव अधिकार, दीज आर मोर इन द नेचर ऑफ नेचुरल राइट्स, अर्थात ये प्राकृतिक प्रकार के अधिकार हैं। प्राकृतिक अधिकार के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत आपने देखा होगा, जहाँ पर हॉब्स और लॉक स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, अर्थात एक प्राकृतिक अवस्था जहाँ पे मनुष्य जब रहता था राज्य के बनने के पहले, तब भी उन्होंने क्या बोला था कि मनुष्यों के पास राज्य बनने से पहले भी अधिकार थे। ये अधिकार कहाँ से आए? ये अधिकार प्रकृति द्वारा बनाए गए अधिकार थे, अर्थात हर महिला और पुरुष को जन्म से ही ये अधिकार प्राप्त थे। मानव अधिकार भी इसी प्रकार के प्राकृतिक अधिकार हैं। यदि हम मानव अधिकारों के इतिहास पर जाएं तो इसका इतिहास बहुत ही लंबा है। पहले अगर हम शुरू में देखें, जब राजतंत्र हुआ करता था, तब मानव अधिकारों जैसी कोई संकल्पना या व्यक्तिगत अधिकारों की कोई संकल्पना नहीं थी, क्योंकि तब समस्त राज्य या राष्ट्र वो राजा की जागीर की तरह था, अर्थात राजा का उस पर संपूर्ण अधिकार था। जितने अधिकार या छूट राजा अपने प्रजा को देता, प्रजा के पास उतना ही छूट था या उतनी ही स्वतंत्रता थी। अधिकार जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट एज सच उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था राजतंत्र में। इसमें कब बदलाव आया? 1215 के मैग्ना कार्टा में, जब किंग जॉन इंग्लैंड के सम्राट थे, तब ये चार्टर आया था, मैग्ना कार्टा। इसमें कुछ अधिकारों की प्रथम बार बात की गई। हाँ, तो 1215 का मैग्ना कार्टा, 1215 के मैग्ना कार्टा में प्रमुख बात यह थी कि किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को बिना विधि की प्रक्रिया द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। अब ये जो अधिकार है, ये एक बहुत ही प्रमुख अधिकार था जो उस वक्त तक लोगों को प्राप्त नहीं था। इससे क्या फ़ायदा हुआ? हालांकि ये जो अधिकार दिया गया था यह उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित था या रईसों तक ही सीमित था, परंतु इससे यह हुआ कि राजा की निरंकुशता पर कुछ बाधाएं लगीं और उसके शक्तियों पर कुछ सीमाएं बांधी गई। इसके पश्चात हम क्या देखते हैं? इसके पश्चात जो प्रमुख कड़ी है मानव अधिकारों के विकास में,
वह 30 वर्षीय युद्ध जो कि 1618 से लेकर के 1618 से लेकर के 1648 तक यह यूरोप में घटित हुआ, इस 30 वर्षीय युद्ध के दौरान ईसाई धर्म के दो पार्ट्स, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच 30 साल युद्ध छिड़ा, जिसमें करीबन 80 लाख लोग मारे गए। एक भीषण युद्ध था। क्योंकि उस वक्त धर्म, राज्य और राजनीति पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावी था, उसके बावजूद धर्म एक सॉलिड बेस या फाउंडेशन, एक आधार नहीं दे पाया था कि राज्य किस प्रकार से काम करे, समाज किस प्रकार से काम करे। तो इस युद्ध की समाप्ति के बाद राज्य के लिए गैर धार्मिक आधार, यह इसको खोजने की शुरुआत हुई। इसी के फलस्वरूप हम पाते हैं कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट गिवन मेनली बाय हॉब्स, लॉक एंड रूसो, हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा दिया गया सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ और इसके बाद आया। साथ ही साथ 1688 में इंग्लैंड में घटित गौरवपूर्ण क्रांति, जिसके फलस्वरूप इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स आया। इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स में भी मानवाधिकारों को, जो 1215 के मानवाधिकार, जो कुछ मानवाधिकार दिए गए थे मैग्ना कार्टा में, उसका और विस्तार किया गया तथा यह सभी समस्त इंग्लैंड के नागरिकों के लिए लागू किया गया, जो पहले सिर्फ रईसों तक सीमित था। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत जो कि लॉक द्वारा दिया गया था, जिसमें लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की बात की थी। लॉक के विचारधारा ने, उनके विचारों ने अमेरिकी क्रांति को काफ़ी प्रभावित किया। अमेरिकी क्रांति के फलस्वरूप अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई, जिसमें कि यह बोला गया कि निर्माता द्वारा सभी लोगों को समान बनाया गया है और उन्हें जीवन, स्वाधीनता और खुशी का अनुसरण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समान अधिकार सभी को प्रदान किए गए। उसी प्रकार से रूसो के विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को काफ़ी प्रभावित किया। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप 1789 में मानव अधिकारों की घोषणा आई, जिसमें कि यह कहा गया कि सभी जन्म से स्वतंत्र और अधिकारों से समान हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसमें यह भी बोला गया कि मनुष्य के कुछ प्राकृतिक और अहस्तांतरणीय अधिकार हैं, दे आर इनट्रांसफरेबल एंड नेचुरल, अर्थात सभी प्रकृति द्वारा समान पैदा किए जाते हैं, वे समान होते हैं प्राकृतिक रूप से, तथा अधिकारों के मामले में भी सभी समान होते हैं। तो ये दोनों घोषणा पत्र, फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति के पश्चात आए घोषणा पत्रों के फलस्वरूप मानव अधिकारों का काफ़ी विकास हुआ। अब हम सीधा 20वीं शताब्दी में आते हैं, क्योंकि 20वीं शताब्दी ही वह शताब्दी है जिसने मानव अधिकारों को स्थापित किया, मानव अधिकारों को एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पूर्ण रूप से स्थापित किया। कैसे? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र के गठन के पश्चात ही एक आयोग का गठन हुआ, जिसका कार्य था मानव अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार करना। यदि आप संयुक्त राष्ट्र का चार्टर को पढ़ें, जिसमें कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उसके जो पहला अनुच्छेद, उसका जो पहला अनुच्छेद है, चार्टर का पहला अनुच्छेद है, उसी में मानव अधिकार की बात की गई है। उसमें मानव अधिकारों के संरक्षण और बढ़ावा देने की बात की गई है। चार्टर के उद्देशिका में भी मानव की गरिमा और महत्व के प्रति राष्ट्रों द्वारा निष्ठा रखने की बात की गई है। चार्टर में कुल 4 उद्देश्य दिए गए हैं संयुक्त राष्ट्र के, जिसमें से एक उद्देश्य है मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन। हम देखते हैं कि मानव अधिकारों के बारे में 7 बार कुल चार्टर में उल्लेख हुआ है। अब जैसा कि आपने इस टॉपिक के शीर्षक में देखा था, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार,
मानव अधिकार में सभी अधिकार आते हैं। अब जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रसंविधाएँ हैं, कोवेनेंट्स या ट्रीटीज़ जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं, अलग अलग प्रसंविधाएँ हैं, वाचाएँ हैं मानव अधिकारों से जुड़ी हुई, जो मानव अधिकार के अलग अलग क्षेत्रों से डील करती हैं। परंतु नागरिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का नाम एक स्वर में लिया जाता है, क्योंकि मानव के संपूर्ण विकास के लिए सभी प्रकार के अधिकार ज़रूरी हैं। हम यह नहीं कह सकते कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार केवल मिलने से मनुष्य पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो गया, क्योंकि अगर उसके पास उसके पास एक मिनिमम इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं है, कुछ मूल आर्थिक व्यवस्था अगर किसी व्यक्ति की ठीक नहीं है, तो वह पूर्ण रूप से अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता भी उसका उपभोग वो नहीं कर पाता है। इसी कारण से आप शीर्षक में देखेंगे कि सभी अधिकारों का नाम एक स्वर में लिया गया है। आगे बढ़ते हुए सार्वभौम मानव अधिकारों की घोषणा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। जैसा कि मैंने मेंशन किया था, संयुक्त राष्ट्र के गठन के पश्चात मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ, जिसकी हेड थी इलेनोर रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे थे, उनकी पत्नी। उनके दिशा निर्देश में, उनके लीडरशिप में 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र के महासभा ने अंगीकार की। चूँकि यह 10 दिसंबर को हुआ, इसलिए 10 दिसंबर हर वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह घोषणा उल्लेखनीय क्यों थी? हमने पहले भी देखे कि बहुत सारे घोषणा पत्र थे, पर वह राष्ट्रों तक सीमित थे। यह एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र है जो ईच एंड एवरी नेशन स्टेट, हर एक राष्ट्र राज्य के लिए एप्लीकेबल है, लागू है। और चूंकि यह घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा माननीय है, यह जितने भी संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं उनके लिए भी यह मान्य हो जाता है कि वे अपने राज्य के स्तर पर कुछ अधिकार अपने नागरिकों को दे, जो कि सार्वभौमिक घोषणा पत्र में उल्लिखित मानव अधिकारों से मेलजोल खाएं। अगर आप इस सार्वभौमिक घोषणा पत्र को देखेंगे तो इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। पहले ही अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं, गरिमा और अधिकारों में समान हैं। दूसरे अनुच्छेद में यह कहा गया है कि जो सारे अधिकार हैं वे जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचारधारा, राष्ट्रीय सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति के भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राष्ट्र में दिए गए हैं। ये तो हुए मानवाधिकार का घोषणा पत्र। और मानवाधिकार कौन कौन से हैं, आप इसको विस्तार से ज़रूर सार्वभौमिक घोषणा पत्र को पढ़िए। इसमें जो कुल 30 अनुच्छेद हैं उसको ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हुए मानवाधिकारों की रक्षा के लिए निकाय। जैसा कि अभी तक आपने देखा, संयुक्त राष्ट्र ही वह सर्वप्रथम संस्था है जो कि विश्व स्तर पर मानवाधिकारों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी निगरानी करता है। संयुक्त राष्ट्र के काफ़ी निकाय हैं, एजेंसियां हैं, काफ़ी विभाग हैं, कुछ ऑफिसेज हैं जो कि मानवाधिकारों से डील करते हैं। सबसे प्रमुख मानवाधिकार के संरक्षण के लिए यदि संयुक्त राष्ट्र में कोई एजेंसी है, वह है UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 2006 में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग को रिप्लेस किया था इसने। अब इसके क्या क्या कार्य हैं? प्रतिवेदन तैयार करना, अंतर्राष्ट्रीय बिल, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिल तैयार करना, नागरिक, महिला या मानवाधिकार संबंधी विषयों पर अनुशंसाएं देना, ये सब इसके प्रमुख कार्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अधीनस्थ है। भारत भी इसका सदस्य रह चुका है।
यह विश्व में कहीं भी मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच पड़ताल करता है तथा उस पर रिपोर्ट तैयार करता है। आगे बढ़ते हुए अगला प्रमुख कार्यालय है ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त का कार्यालय। ये जो उच्च आयुक्त हैं, मानव अधिकार के उच्च आयुक्त, यह विश्व में मानव अधिकार की स्थितियों पर निगरानी रखते हैं और उनके पास जांच पड़ताल करने की तथा मानव अधिकार की स्थितियों पर रिपोर्ट जारी करने की शक्ति उनको दी गई है। आगे बढ़ते हुए विशेष प्रक्रिया स्पेशल प्रोसीजर्स, यह भी मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संस्था, संगठन के अंतर्गत एक प्रक्रिया है। विशेष प्रक्रिया अर्थात विशेषज्ञ या विशेषज्ञों का समूह जिनका मानव अधिकार से कार्य जुड़ा हुआ है। ये संयुक्त राष्ट्र के अन्य विभाग जैसे कि मानवाधिकार उच्चायुक्त या मानवाधिकार आयोग के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इनका कार्य है किसी देश विशेष में या मानवाधिकार की परिस्थिति विशेष के बारे में निगरानी रखना, जांच पड़ताल करना तथा रिपोर्ट जारी करना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कुछ अर्धकानूनी प्रवर्तन तंत्र है। अर्धकानूनी प्रवर्तन तंत्र का मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यह एक अर्धकानूनी प्रवर्तन तंत्र है, अर्थात यह कोर्ट की तरह इसके पास कुछ शक्तियां हैं, परंतु यह पूर्णतः कोर्ट की तरह काम नहीं करता है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कुछ 7 संधियां हैं जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, और इन संधियों से जुड़े हुए संधि निकाय जो संधियों की निगरानी रखते हैं। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की शिकायत प्रक्रिया तथा विशेष प्रक्रिया स्पेशल प्रोसीजर्स, ये सब मिल करके अर्धकानूनी प्रवर्तन तंत्र बनाते हैं संयुक्त राष्ट्र का। आगे सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो 6 इकाइयां हैं जिनसे संयुक्त राष्ट्र बना है, उसमें से सबसे प्रमुख इकाई है। सुरक्षा परिषद का भी कार्य है गंभीर मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में जांच पड़ताल करना तथा न सिर्फ जांच पड़ताल करना पर कुछ कार्यवाही करना ताकि मानव अधिकार का गंभीर उल्लंघन न हो। सुरक्षा परिषद क्या क्या कार्यवाही कर सकता है? यह युद्ध विराम निर्देश जारी कर सकता है, हथियार प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध, वित्तीय दंड और प्रतिबंध, यात्रा प्रतिबंध, राजनयिक संबंधों के विच्छेद, नाकाबंदी या सामूहिक सैन्य कार्रवाई जैसे प्रवर्तन के उपाय कर सकता है। अर्थात ये बहुत ही प्रभावी संस्था है। अगली संस्था है महासभा की तीसरी समिति। यह महिला, बच्चों या उत्पीड़ित लोगों के मानव अधिकारों से जुड़ी समस्याओं और आत्मनिर्णय से संबंधित समस्याओं के प्रश्नों पर चर्चा करता है तथा महासभा को इन प्रश्नों के बारे में संबोधित करता है, अवगत कराता है। अन्य संयुक्त राष्ट्र निकाय जैसे कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के सलाहकार निकाय, ये सभी भी उच्च आयुक्त तथा मानवाधिकार आयोग से मिलकर के कार्य करते हैं तथा सुरक्षा, शांति व्यवस्था और मानवीय मामलों में के जो मुद्दे हैं उसको उठाते हैं तथा इनको इंटरनेशनल फोरम पर दे प्रेजेंटेड, इसको उजागर किया करते हैं। महासचिव अर्थात सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, ये कुछ विशेष प्रतिनिधियों को नियुक्त करते हैं, जैसे कि बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि, संघर्ष में यौन हिंसा पर महासचिव के विशेष प्रतिनिधि, बच्चों के खिलाफ हिंसा पर महासचिव के विशेष प्रतिनिधि। इसमें आप देखेंगे कि अभी तक जितने मानवाधिकार के मुद्दे थे, इसमें अलग प्रकार का मानवाधिकार के मुद्दों से जुड़े हुए कुछ प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं, जो कि वॉर जोन्स में, संघर्ष के क्षेत्रों में
स्पेशली बच्चों और महिलाओं पर जो मानव अधिकारों का जो हनन होता है उससे जुड़े हुए प्रतिनिधि महासचिव द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक है और UNDP, ये सब भी मानव अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दे हाईलाइट करते रहते हैं। आगे निकायों से आगे बढ़ते हुए कानूनी उपकरण जो कि मानव अधिकारों के संरक्षण में सहायक है, इसमें सर्वप्रथम है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। यह 3 प्रसंविधाओं से मिलकर बना है। पहला सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त 2 सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार से जुड़ी प्रसंविधाएँ हैं, सिविल प्रसंविधा और आर्थिक प्रसंविधा, इनको मैं शॉर्ट में कहूँगी। नागरिक और राजनीतिक अधिकार अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा। ये जो दोनों प्रसंविधाएँ हैं ये 1966 में ये ड्राफ्ट हुई थी, बनी थी और एक सम्मेलन हुआ था जिसमें ये बनी थी और 10 साल बाद 1976 में ये दोनों अंगीकार की गई। अब दिलचस्प बात यह है कि हम देखते हैं, इससे पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया था कि नागरिक राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक सामाजिक अधिकार जुड़े हुए हैं, पर इस पे अलग अलग प्रसंविधाएँ क्यों बनी? क्योंकि उस वक्त शीत युद्ध था, तो आर्थिक अधिकार कम्युनिस्ट देशों की तरफ ज़्यादा झुकाव रखे हुए दिखाई देते थे तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकार पश्चिमी पूंजीवादी देशों की तरफ उनके जो राजनीतिक तंत्र था उसके तरफ झुकाव ज़्यादा रखते हुए दिखाई देते थे। इसी कारणवश अलग अलग प्रसंविधाएँ बनी, अन्यथा अलग अलग प्रसंविधा बनने का कोई ऐसा नीड नहीं था। इन प्रसंविधा, ये 2 प्रसंविधाएँ सबसे महत्वपूर्ण प्रसंविधाएँ हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पश्चात इनकी डिटेल चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का जो एक्सपेंशन है, विस्तार है, 1945 के पश्चात हुआ, संयुक्त राष्ट्र के गठन के पश्चात हुआ। इसमें धीरे धीरे मानवाधिकार से जुड़ी हुई कई संधियाँ आगे आते गईं और आज भी मानवाधिकार से, जैसे कि हमने आगे भी पहले हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, मानवाधिकार परिषद के कार्यों में से एक कार्य है अधिकारों के लिए बिल बनाना, जो कि बाद में संधि का रूप लेते हैं। तो मानवाधिकार कानून हम आगे जो देखेंगे, कुल 9 प्रमुख संधियां हैं, इनसे मिलकर के ये प्रमुख 9 संधियां ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का बेस है, फाउंडेशन है। अब चूंकि कुछ कानून हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून जो कि आप पहले पढ़े होंगे पहले के पेपर्स में, कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने का राष्ट्रीय कानूनों की तरह कोई मैकेनिज़्म नहीं होता है, परंतु फिर भी कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो कि गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन, जैसे कि नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध, इन सभी के विषय में यह कोर्ट की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अतिरिक्त हम यह पाते हैं कि राज्य ही वे प्राथमिक एजेंसी हैं, एक प्राथमिक एक्टर्स हैं, प्राइमरी एक्टर्स हैं, जो कि मानवाधिकारों की सुरक्षा अपने राज्य क्षेत्र में वे कर सकते हैं और वे ही सबसे प्रमुख इकाइयाँ हैं। जब राज्य मानवाधिकारों के संरक्षण में विफल हो जाते हैं तब क्षेत्रीय इकाइयाँ आती हैं और क्षेत्रीय निकाय आते हैं जो कि क्षेत्रीय स्तर की संधियों, मानवाधिकार की संधियों को लागू उस क्षेत्र में करते हैं। क्षेत्रीय निकायों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मूल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि और संधि निकाय, जैसा कि मैंने एक बार प्रीवियसली आई मेंशन पहले मेंशन किया था कि कुल 9 प्रमुख मानवाधिकार की संधियां हैं और इन्हीं संधियों से जुड़े हुए संधि निकाय हैं, जो कि संधियों के क्रियान्वयन पर, उनके लागू होने पर कि देश उन्हें लागू कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच पड़ताल और उस पर रिपोर्ट जारी करना संधि निकायों का काम है।
इन्हीं 9 संधियों को मूल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि का नाम दिया जाता है। ये सभी आर्थिक, नागरिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। इनके नाम निम्नलिखित हैं, इन संधियों के नाम। पहला है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा। इसकी निगरानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति द्वारा की जाती है। दूसरा है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा और इससे जुड़े हुए वैकल्पिक प्रोटोकॉल। इसकी मॉनिटरिंग या निगरानी मानवाधिकार समिति द्वारा की जाती है। अगला है नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसकी निगरानी नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर समिति द्वारा की जाती है। इसके आगे है चौथा, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन। ये महिलाओं से जुड़े हुए मानव अधिकारों से डील करती है। इसकी निगरानी महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति द्वारा निगरानी की जाती है। अगला है अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार के खिलाफ कन्वेंशन। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन। इसकी निगरानी बाल अधिकारों की समिति द्वारा की जाती है। सभी प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर कन्वेंशन है, जो कि श्रमिकों के अधिकारों और मानव अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर विचार करती है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन। इसकी निगरानी, इसके क्रियान्वयन पर जांच पड़ताल विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति द्वारा की जाती है। लागू विवाद के सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अतः हम यह पाते हैं कि ये जो 9 प्रमुख संधियां हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखी जाती हैं। जो राज्य इन संधियों में दिए हुए मुद्दों से जो कोऑपरेट करते हैं, जिनको लगता है कि ये मुद्दे प्रमुख हैं और उनके राज्यों में भी ये इम्प्लीमेंट होने चाहिए मानव अधिकार, जैसे बच्चों से जुड़े हुए मानव अधिकार, महिला से जुड़े हुए, विकलांगों से जुड़े हुए, आर्थिक राजनीतिक अधिकार एवं अन्य अधिकार, श्रमिकों से जुड़े हुए अधिकार, ये सभी अधिकार राज्य हस्ताक्षर करते हैं इन संधियों पर और तत्पश्चात अपने राज्य में प्रासंगिक कानून लाते हैं, जो कि इन संधियों में दिए गए मुद्दे और बिंदु को राज्य स्तर पर वो इम्प्लीमेंट करती हैं। अतः जो पक्षकार राज्य हैं, अर्थात जो संधियों पर जिन राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, वे राज्य एक घरेलू कानून बनाते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए। संधि निकाय या ट्रीटी बॉडीज इन टर्न दे सी टू दैट द इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय द स्टेट्स। वे देशों के क्रियान्वयन पर, इन संधियों के क्रियान्वयन पर जांच पड़ताल और निगरानी सतत रूप से बरकरार रखती है। वैकल्पिक प्रोटोकॉल, ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स, जो हमने 9 संधियां देखी, इन सभी से जुड़े हुए कोई ना कोई ऑप्शनल प्रोटोकॉल या वैकल्पिक प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल एक संधि नहीं होते हैं, ये संधि से कम एक अलग प्रकार की संधि होती है, जो कि उस संधि से जुड़े हुए मुद्दे, जो कि जब संधि का जो ड्राफ्ट था उसमें अगर उन मुद्दों के बारे में नहीं लिखा गया है, सम पॉइंट्स आर लेफ्ट आउट, सम पॉइंट्स आर लेफ्ट अनएड्रेस्ड, तो प्रोटोकॉल उसी संधि में कुछ और बिंदु जोड़ते हैं। उस संधि में से वे राज्यों के अधिकार को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। वे राज्यों पर और दायित्वों को जोड़ सकते हैं। वे मानव अधिकार का दायरा और बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें मुख्य संधि से ये जुड़े हुए होते हैं, परंतु मुख्य संधि के अतिरिक्त इनमें अन्य बिंदु होते हैं जिस पर सेपरेटली अलग से राज्य जिनको हस्ताक्षर करना है प्रोटोकॉल पर, वे विचार विमर्श करके संधि के अतिरिक्त इन पर हस्ताक्षर करते हैं। अगर प्रमुख वैकल्पिक प्रोटोकॉलों को देखा जाए तो वे निम्नलिखित हैं। सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा का वैकल्पिक प्रोटोकॉल या सिविल प्रसंविदा का वैकल्पिक प्रोटोकॉल है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा का दूसरा वैकल्पिक प्रोटोकॉल, जो सिविल प्रोटोकॉल का पहला
और दूसरा, उसके दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल हैं, दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल हैं। दूसरे वाले प्रोटोकॉल में मुख्यतः मृत्युदंड को पक्षकार राज्य जो इस संधि पर हस्ताक्षर करेंगे, मतलब वैकल्पिक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करेंगे, उनको अपने देशों में मृत्युदंड को हटाना पड़ेगा। भारत ने इस वैकल्पिक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, यद्यपि उसने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके दूसरे वैकल्पिक प्रोटोकॉल पर उदाहरण के रूप से, ये एक उदाहरण है, उसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर वैकल्पिक प्रोटोकॉल, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन का वैकल्पिक प्रोटोकॉल, सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी पर बाल अधिकारों पर कन्वेंशन का वैकल्पिक प्रोटोकॉल एवं अन्य प्रोटोकॉल जो कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों का जो बिल है, उसमें दो प्रमुख प्रसंविधाएँ थी। उसमें से जो पहला है सिविल और राजनीतिक अधिकार प्रसंविधा। जैसा कि आपने पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा कि जो अधिकार हैं वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। सिविल और राजनीतिक अधिकार नकारात्मक प्रकार के अधिकार हैं, अर्थात यह राज्य पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, राज्य के अधिकारों पर, उसकी शक्तियों पर सीमाएं लगाते हैं, ताकि व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्ति के लिए जो अधिकार हैं वो कुछ अधिकार सुरक्षित रहें। जैसा कि इसमें प्रमुखता है व्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि के सामने समानता, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, घर या कुटुंब बनाने का अधिकार। इन प्रकार के जो अधिकार हैं ये सब नकारात्मक प्रकार के हैं, अर्थात ये अधिकार तब सुनिश्चित होते हैं जब राज्य इन अधिकारों में हस्तक्षेप न करे, उसको विशेष कोई कार्य नहीं करना, बस हस्तक्षेप नहीं करना। स्क्रीन में पढ़ सकते हैं जो प्रमुख अधिकार हैं। स्वतंत्रता और शरीर की सुरक्षा, किसी की भी स्वतंत्रता तब तक हनन नहीं की जा सकती जब तक वह विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप न हो। उसी प्रकार से अपने राज्य क्षेत्र के भीतर विचरण करने का और आवास करने का अधिकार, अपने देश के बाहर जाने और अंदर आने का अधिकार, सभी व्यक्ति न्यायालय के सामने पूर्ण रूप से समान है, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार। जब तक कोई आरोपित व्यक्ति को किसी सक्षम, स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकरण द्वारा सुनवाई नहीं मिलती है, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता, उसे दंडित घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप दंड देने का अधिकार। किसी के कुटुंब, घर या पत्र व्यवहार में विधि के विरुद्ध हस्तक्षेप न होने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, अन्य व्यक्तियों के साथ संगम की स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात संघ बनाने का अधिकार विधि पूर्वक, और अंततः किसी भी प्रकार के भेदभाव, मूल, वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचार, सामाजिक मूल, संपत्ति या अन्य ऐसी स्थितियों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। जैसा कि हमने पहले देखा था, इस संधि से जुड़ा हुआ संधि निकाय है वह है मानव अधिकार समिति। अतः इस प्रसंविधा पर जिन राज्यों ने हस्ताक्षर किया है उनकी गतिविधियों पर निगरानी मानव अधिकार समिति रखती है। अगली जो इम्पोर्टेंट प्रसंविधा है वह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविधा। इसमें कुछ सकारात्मक अधिकार दिए गए हैं जो कि जिनमें कि मुख्य हैं सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संघ बनाने का अधिकार। इसके अतिरिक्त काम करने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति का अपने आर्थिक और सामाजिक हितों की प्रोन्नति और संरक्षण के लिए व्यवसाय संघ बनाने का अधिकार, कुटुंब को यथासंभव संरक्षण और सहायता का अधिकार,
सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार आदि। सकारात्मक अधिकार, जैसा कि आप जानते हैं, यह राज्य द्वारा किए गए विशेष कार्यों द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति या कुटुंब असमर्थ है स्वयं या अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, तो यह राज्य को सुनिश्चित करना है कि उस व्यक्ति या कुटुंब के सदस्यों को उनको शिक्षा मिले। उसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा, यदि किसी व्यक्ति या कुटुंब के सदस्यों के पास आर्थिक सामर्थ्य नहीं है, तो एक मिनिमम बेसिक सोशल प्रोटेक्शन, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा के रूप में या अन्य किसी रूप में देना, ये भी राज्य सुनिश्चित करता है। अर्थात इस प्रकार के अधिकार राज्य की विशेष कार्रवाई द्वारा सुनिश्चित किए जा सकते हैं। इससे जुड़ी हुई जो संधि निकाय है वह है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति। संधि निकाय हम पहले भी देख चुके हैं। जो संधि हैं, 9 प्रमुख संधि हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ समितियां हैं जो कि इन संधियों के इम्प्लीमेंटेशन में, क्रियान्वयन में ये निगरानी रखते हैं। साथ ही साथ ये जो संधि निकाय हैं, ये राज्य के मानवाधिकार संस्थानों, गैर सरकारी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थान या सिविल सोसाइटी से जुड़ करके, मिल करके उस राज्य की मानवाधिकार की स्थिति पर ये निगरानी रखते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं समितियों के नाम, और राइट हैंड साइड में वो संधियों के शॉर्ट फॉर्म में ICCPR अर्थात सिविल और नागरिक अधिकारों की संविधा, ICESCR अर्थात आर्थिक सामाजिक अधिकारों पर संविधा आदि। तो ये जो 9 अधिकार हैं उनसे जुड़े 9 संधि निकाय हैं जो कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। ये सभी संधि निकाय जिनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, वहाँ मिलते हैं, और यह ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों के उच्च आयुक्त के ऑफिस से जुड़ करके ये कार्य करते हैं। एक बार मैंने पहले मेंशन किया था क्षेत्रीय स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण, अर्थात कि घरेलू कानून और राज्य द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर किसी क्षेत्र में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ संधियां की गई हैं। क्षेत्रीय स्तर पर ये लागू होती है संधियां, ये विश्व स्तर पर लागू नहीं होती। इनमें 3 प्रमुख संधियां हैं या चार्टर हैं। मानवाधिकारों एवं लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर 1981, जो कि 1986 में लागू हुई। दूसरा, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए यूरोपीय अभिसमय 1950, और तीसरा, मानवाधिकारों पर अमेरिकी अभिसमय 1969। हमने पहले देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसके क्रियान्वयन पर ध्यान देता है, इसी में ही क्षेत्रीय संधियां भी आती हैं, और क्षेत्रीय निकाय, जिनमें से कि 2 का आप नाम देख सकते हैं, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय और अंतर अमेरिकी न्यायालय। अर्थात ये क्षेत्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के हनन पर कोर्ट की तरह ये काम करता है। So to conclude now, to come to the concluding portion, what we can say about the condition of human rights situation in the world, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही मानवाधिकारों के संरक्षण का बात कर रहे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि 195 देशों में 110 से अधिक देशों में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था या संगठन स्थापित हो चुके हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मानव अधिकारों का बहुत ही व्यापक रूप से ये लागू हो रहे हैं, जो कि पहले बहुत ही सीमित थे, जैसा हमने इतिहास में देखा कि बहुत ही सीमित थे, पर अब यह इतने सारे देशों में ये लागू हो रहे हैं। परंतु एट द सेम टाइम वी ऑल्सो सी कि ये जो मानव अधिकार हैं, ये पेरिस सिद्धांत अर्थात पेरिस प्रिंसिपल्स हैं, ये मानव अधिकार से जुड़े हुए 6 सिद्धांत हैं कुल, जिनमें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं, इनको किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 6 मूल मंत्र दिए हैं। जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं यह स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात ये सरकार से स्वतंत्र होकर काम करने की इनमें शक्तियां होनी चाहिए।
दूसरे, इनकी स्वतंत्रता कौन देगा? इनकी स्वतंत्रता संविधान द्वारा सुनिश्चित होनी चाहिए या किसी अन्य सक्षम कानून द्वारा सुनिश्चित होनी चाहिए। यह संस्थाएं सक्षम होनी चाहिए। इन संस्थानों के पास उचित संसाधन होने चाहिए कार्य करने के लिए। इनके पास इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल के लिए शक्तियाँ होनी चाहिए। इस प्रकार से इसमें 6 प्रिंसिपल्स हैं। तो हम देखते हैं कि यद्यपि 100 देशों से ज़्यादा देशों में ऐसे संस्थान स्थापित हो चुके हैं, परंतु यह पेरिस प्रिंसिपल्स के अनुरूप नहीं है, जो कि एक दुखद बात है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए, घरेलू स्तर के आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हम देखें तो जो संधियां हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी सारी संधियों में सभी राज्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और उनके जो वैकल्पिक प्रोटोकॉल हैं, जो कि संधि जितने ही आवश्यक हैं, इम्पोर्टेंट हैं, वैकल्पिक प्रोटोकॉल पे बहुत से देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यहाँ तक ये बात है कि मानव अधिकार, चूँकि हम देखें कि इतने व्यापक हैं, हर प्रकार के अधिकार, मानव अधिकार, इतने सारे अधिकार आते हैं कि टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी ह्यूमन राइट इज़ इम्प्लीमेंटेड, एक एक मानव अधिकार जो कि मानव अधिकार के घोषणा पत्र में दिए गए हैं, उन 30 अनुच्छेदों में दिए गए हैं, सभी को लागू करना किसी भी राज्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो इतने व्यापक हैं। तो ऐसे में राज्यों के बीच यह सहमति नहीं है कि कौन से अधिकार को मानव अधिकार का दर्जा दिया जाए। अतः आम सहमति की अनुपस्थिति या बहुत सारे देशों ने ऐसे घरेलू कानून नहीं बनाए जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधि या सार्वभौमिक घोषणा को लागू कर सके, और यदि उन्होंने कानून भी बनाए हैं तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं बनाई जिससे कि प्रभावी रूप से मानव अधिकार का संरक्षण राज्य क्षेत्र के भीतर हो सके। इन सब के बावजूद अंततः हम ये देखते हैं कि आज के युग में 21वीं शताब्दी में, जैसे क्लाइमेट राइट्स मूवमेंट है, क्लाइमेट चेंज मूवमेंट, क्लाइमेट राइट्स मूवमेंट, एनवायरनमेंटल मूवमेंट है, उसी प्रकार से एक सामाजिक आंदोलन के रूप में मानव अधिकार एक वैश्विक आंदोलन का रूप लिया है। यह अर्थात यह किसी एक देश तक सीमित न होकर विश्व के सभी क्षेत्रों में मानव अधिकार आंदोलन, व्यक्तियों, संयुक्त राष्ट्र संगठन, गैर सरकारी संगठन जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस आदि ऐसे गैर सरकारी संगठन, घरेलू गैर सरकारी संगठन, ये सब मिलकर के इसको एक मूवमेंट का रूप दिए हैं, जिसके फलस्वरूप मानव अधिकार का प्रचार प्रसार अब दुनिया के हर कोने में हो रहा है। और कहीं भी गंभीर रूप से मानव अधिकार का उल्लंघन, जैसे हम पहले पाते हैं भूतकाल में होता रहता था, आजकल ऐसा कम ही देखने को मिलता है। परंतु फिर भी मानव अधिकार के प्रति सजग रहना और दूसरों को जागरूक करना ये सभी का कर्तव्य है, सभी देशों का कर्तव्य है और सभी संस्थाओं का कर्तव्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। थैंक यू।